सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून, जिसमें मौजूद हूं मैं आपका मेजबान फहीम खान और मेरे साथ मौजूद है, जब मैदान में होते हैं तो विकेटों की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं और माइक उनके पास हो तो नाकदीन की खिल्लियां और हवाइयां दोनों ही उड़ा देते हैं। तनवीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे? आज तो दोनों वाइट हुए हैं सर। आज हमें लग रहा है कि हमें किसी सर्फ ने स्पॉन्सर किया हुआ है। पक्की बात है, पक्की बात है। आज हम जैसे चमक रहे हैं, अच्छी बात है, चमकते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए नाजरीन। और आज मुस्कुराते मुस्कुराते आपको ये बता दें कि ग्रुप 8 सुपर 8 के जो मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस, वो शुरू हो चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला हुआ आज साउथ अफ्रीका का यूएसए से। जी हाँ नाजरीन, अच्छा ये काका और से दोनों मैच हो गए, आपने देखा? बिल्कुल। साउथ अफ्रीका का यूएसए से, तो ये भी अच्छा है। चले ये जिया मुहिद्दीन हमारे उस्ताद मरहूम अगर आज जिंदा होते तो यकीनन मैसेज करके ज़रूर कहते कि फ़हीम अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त किया कीजिए, और ये मेरी कोताही है उस्ताद जी, मादरत चाहता हूँ। अच्छा जी, तो आपको बताया चले कि मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। कल हम यही बात कर रहे थे कि आज के मैच से पता चल जाएगा कंडीशंस चेंज होने के बाद क्या असर पड़ता है यूएस पर, और अब हमें ऐसा लग रहा है मैच देखने के बाद कि बहुत ही अच्छा रहा। मैच समरी आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको नजर भी आ रही होगी। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए टारगेट दिया है 194 का। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की, डी कॉक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी शानदार इनिंग खेली। बॉलर्स ने जो है वो यूएसए के कोई खास काम और कोई कमाल नहीं दिखाया। इसके बरअक्स जब आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो आपको दे दिया है, टारगेट बना दिया है 194 का। यूएस के लिए ये चेस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन शुरू के 5 ओवर्स में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये खेले। 50 रन किए, 51 रन किए, एक विकेट के नुकसान पे। उसके बाद विकेट जो है वो धड़ाधड़ गिरने लगी। जो यूएसए के स्टार प्लेयर्स थे, जोन्स, वो भी चले गए और बहुत ही जल्दी चले गए। इसके बाद जो है वो यूएसए के एक और प्लेयर जिनके ऊपर दारोमदार था, एंडरसन, वो भी बहुत जल्दी घर चले गए। लेकिन आए हरमीत और छा गए। 22 बॉलों पे 38 रन की शानदार पार्टनरशिप दी इन्होंने ओस को, जो कि 80 रन बना के नॉट आउट रहे। और इसके साथ साथ ग्रैंड टोटल 176, सिर्फ 18 रन से यूएसए हारा, जबकि हमें लग रहा था तनवीर भाई के ठीक ठाक मार पड़ेगी यूएसए को। नहीं, मार तो पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके ऐसा लग रहा था कि जब विकेट्स गिर गई, 5 विकेट्स गिरी 11-12 ओवर पे, तो हमें लग रहा था समेट देंगे ये 16-17 ओवर तक। नहीं, लेकिन नहीं, मैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसकी मैं बात करूंगा। जिस तरह उन्होंने मारना शुरू किया, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली अगर हम डीकॉक की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग उन्होंने 74 रन की इनिंग खेली। और इससे पहले डीकॉक हम नज़र आ रहे थे कोई इतने मज़े के जो फॉर्म में नहीं थे। और आपने देखा कि मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये जो मैच है ये एंटीगुआ एंड बरबुदा में जो है वो खेला जा रहा है, बरबुदा जो है उसमें खेला जा रहा है। और मैंने ये बात की थी कि रन्स बनेंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ऐसा शायद लग रहा है कि चेज भी हो सकते हैं। मैंने इस मैच का नहीं बोला था कि यूएस अगर सेकंड बैटिंग कर रहा है चेज कर सकता है, लेकिन कोई भी टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करेगी वो चेज हो सकती है। इससे पहले जो मैंने कुछ रिजल्ट्स निकाले इसी ग्राउंड में जो खेले गए, नमीबिया ऑस्ट्रेलिया, मैंने ये रिजल्ट इस वजह से निकाले कि लोगों को ये पता हो कि इस ग्राउंड में जब भी मैच होगा रन्स बनेंगे, मार लगेगी और बड़ी तेजी से बनेंगे, और बड़ी तेजी से। अभी एक मैच हुआ नमीबिया ऑस्ट्रेलिया का, नमीबिया की टीम 72 सिर्फ 72 पे आउट हो गई, लेकिन आप ये देखिए रन्स कितनी तेजी से बने, ये 6 ओवर में कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद दूसरा मैच ओमान और इंग्लैंड का हुआ, 47 पे ओमान आउट हुई और इंग्लैंड ने सिर्फ 3 ओवर 1 बॉल पे पूरे कर लिए। फिर उसके बाद एक मैच होता है इंग्लैंड और नमीबिया का। इंग्लैंड ने, आपको याद होगा कि रन रेट का बड़ा मसला था, यही था, जल्दी बारिश वाला सीन था, रन ज्यादा करने थे। ये मैच आई थिंक हुआ भी वो कम ओवर्स का था, ठीक है। इसमें 122 रन कर दिए थे इंग्लैंड ने 10 ओवर में। और आज भी देख लें साउथ अफ्रीका ने आई थिंक 194 कुछ जो रन किए, 100 के करीब तो वो मार गए थे, ठीक है। 10 में तकरीबन इतने हो चुके थे। और यूएसए एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार जीतेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कोई 5-10 रन से सिर्फ हारेगा। तो ये ऐसी अब कंडीशंस में टीम्स आ गई हैं। मैंने आपसे कल भी बोला था कि अब यूएसए से हट गए अब मार भी लगेगी, रन्स भी बनेंगे, स्पिनर का बॉल ब्रेक होता भी नजर आएगा,
ठीक है, फास्ट बॉलर्स के यॉर्कर्स भी नजर आएंगे, स्लो वन भी नजर आएगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पे स्किल्स भी फास्ट बॉलर्स के नजर आएंगे और बैटिंग की भी स्किल्स नजर आएंगे। यानी अच्छे मैचेस अब रन करते हुए यहाँ पे आपको बैट्समैन जरूर यहाँ पे मिलेंगे। जो T20 की क्लास है, जो T20 का एक समझ ले फर्मा है, जो एक उसका चार्म है कि यार स्कोर्स बड़े होने चाहिए, रन्स लगने चाहिए और फिर उसका चेज होते हुए जो है वो देखे तो मजा आता है। अब ये 194 वही स्कोर है एग्जैक्टली जो कि कनाडा के सामने यूएसए का था, और यूएसए ने बड़े हंसते खेलते और गालिबन 3 या 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बना लिए थे कनाडा के मुकाबले में। अब जब साउथ अफ्रीका सामने आई है तो महज 18 रन से हारने के बाद, कल हमारी ये बात हो रही थी तनवीर भाई कि बड़ा और साउथ अफ्रीका में, लेकिन यहां बड़े कांटे का मुकाबला देखने में आया है। देखिए, आई थिंक जिस तरह हमने 2-3 बैट्समैनों की बात भी की थी, एक नतीश थे इनके, उसके बाद गौस थे, और उसके बाद एक इनके जो टेलर थे जो ओपनर थे, नहीं टेलर इनके जो ओपनर, उसके बाद जॉन्स जो इनके कैप्टन है। ये 3-4 प्लेयर ऐसे थे जो हम बात कर रहे थे कि ये एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर ये रन्स करते हैं या सेट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकते हैं। लेकिन आज आप देखें गौस ने जो आई थिंक उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने 80 रन किए 47 बॉल्स में 170 का स्ट्राइक रेट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास एबिलिटी है, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगती कि ये आगे चल के किसी लेकिन आप देखें हरमीत सिंह ने बड़ा सरप्राइज नहीं, वो तो सरप्राइज तो आज देखें स्टार प्लेयर जिनकी हम कल बात कर रहे थे, जोन्स नहीं चल पाया, एंडरसन नहीं चल पाए, टेलर जो है वो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, लेकिन जो हरमीत ने आके किया है वो बड़ी टाइमली इनिंग खेल के चले गए, जिसकी वजह से अब आप इसमें हरमीत की इनिंग को अच्छा कहेंगे या कि फिर कप्तान की कप्तानी को बुरा आप यहां पर कहते हैं, क्योंकि शम्सी को 18वां ओवर देना हरमीत, मैं बता रहा हूं, देखिए हरमीत ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 38-22 बॉलों पे 170 कुछ का स्ट्राइक रेट, लेकिन ये मैच आया किसकी वजह से? गौस की वजह से मैच आया। हरमीत ने तो आके मारना था बस, लग गए तो लग गए, ये नहीं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, यहां आती है आपकी कैप्टनसी। मैं ये समझो मार्करम ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, जब रबादा का 1 ओवर बाकी, नोटिया का 1 ओवर बाकी, जैनसन का 1 ओवर बाकी, ये जब 3 ओवर बाकी हैं तो आपको शम्सी को ओवर देने का मकसद ही नहीं बनता था। 22 रन निकाल दिए, ठीक है, शम्सी को ओवर देने का मकसद बनता ही नहीं, तो उस ओवर में 22 रन दे दिए, और लग रहा था कि अगर खड़े रहे ये दोनों तो शायद ये जीत भी जाए, लेकिन पहली बॉल पे रबाडा ने आके विकेट। देखिए हरमीत ने छक्के मारे उसको, लेकिन हरमीत को उस लेवल का प्लेयर मुझे नहीं लगा कि अगर वो अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर होता तो उसको भी छक्के मार सकता था। वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। पे देख लेना, बॉल अंदर ही पड़ गई। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो उसने पूरी चांस लेनी थी, स्पिनर आ गया सामने, उस पे मैं चांस लूंगा, लग गए तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी मिस्टेक की। अगर यहाँ पे अगर 22 रन बनने के बाद कहीं 18-20 रन 22 रन रह जाते ना 2 ओवर में, फिर इनको मार्करम को पता चल जाता कि मैंने कितनी बड़ी जो है वो मिस्टेक की है। इसको कहते हैं मिस्टेक, कैप्टनसी की मिस्टेक ये होती है। दूसरी चीज ये, अब साउथ अफ्रीका सुपर 8 में आ गया, बिल्कुल चोकर का नाम आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि जहां पे नॉकआउट का सिस्टम शुरू होता है ना, ये ब्लंडर्स करते हैं, ऐसा ही है, ये ब्लंडर्स करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और आज भी इन्होंने ये इसका शम्सी वाला ब्लंडर किया, ये करने की जरूरत नहीं थी। एक चीज मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका को कुछ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। कहां? क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि इनके जो वो है ना साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है वो बिल्कुल मतलब यानी माकरम ने रन्स किए इतना वो नहीं थे, क्लासन ने भी किए, एक आध ये जो डीकॉक ने रन्स किए, उसके बाद मुझे कोई मजा नहीं आया साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर कि भाई साउथ अफ्रीका वाकई एक वीक टीम है, उनके खिलाफ तगड़ी बैटिंग कर रही है, छक्के मार रही है, 194 रन्स तो किए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी बैटिंग को भी स्टब्स जिस तरह है, क्लासन भी थोड़ा सा मुझे एंड में लगाए उन्होंने, लेकिन और क्लासन ने तो वो एक मजेदारी वाली बैटिंग उनकी नजर नहीं आई, शायद इस वजह से कि डीकॉक ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं और उस वजह से हालांकि वन एंड के ऊपर स्लो, और साउथ अफ्रीका आराम से 220-25 रन कर सकता था, करने चाहिए थे, क्योंकि यूएसए के बाद बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं वो हुआ ये कि आते ही मारने की कोशिश की, रन्स बहुत हो गए, 100 कम ओवर्स में हो गए, करेंगे वो, उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत जो है वो गलतियां सबसे होती हैं सर, हमसे भी होती हैं, और हमसे क्वेश्चन ऑफ द डे हमने अभी तक ऑडियंस को बताया नहीं है, जिस पे गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, आपने साइन करके देना है। तो नाजरीन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सिकंदर रजा, बी डेविड वार्नर, सी विराट कोहली या फिर डी
शाहिद आफरीदी। सही जवाब आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बता सकते हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, एक्स पर बता सकते हैं, इंस्टा पर बता सकते हैं, फेसबुक पर बता सकते हैं। जहां पर भी आप बताएंगे सही जवाब देने वाले का विनर का नाम जो है वो हम अनाउंस करेंगे शो के एंड में, और उसे मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब बनफ्स नफीस। सर, बात हो रही थी इनके बैटिंग लाइनअप की। बैटिंग लाइनअप आपने बताया कि इतना खास नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, फिर भी 194 एक अच्छा हैंडसम स्कोर है, कि डिसेंट स्कोर जिसको आप कहते हैं। देखें, लगभग 200 के ही आ गया। नहीं देखें, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इससे बेहतर कर सकते थे तो आपको करना चाहिए था। यहां पे जिम्मेदार कौन है? कैप्टन? नहीं, कैप्टन नहीं, यहाँ तो बैट्समैन है। कैप्टन क्यों है? ये हमारा मुल्क थोड़ी तो है। हमारे, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। मुझे पता है आप अपने मुल्क के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो भी गलत है जी कैप्टन। नहीं सही, ये हमारा मुल्क नहीं है कि कैप्टन पे हर चीज जाएगी। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके पास क्रिकेट का एक सिस्टम है। अच्छा, ठीक है ना। उनमें सब प्लेयर्स के ऊपर बात होती है कि भाई आपने गलत शॉट मारा, आपकी वजह से आ रहे, आपने बॉलिंग गलत की। अगर मिसाल के तौर पर रबादा ने कोई मैच हरवा दी है, वो ये नहीं बोलेंगे मारकरम साहब आपने हरवाया मैच, ठीक है ना। अगर वो मारकरम खुद अच्छी बैटिंग नहीं करेगा, या डिकॉक अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, या क्लासिन अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, तो सबके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि भाई कप्तान के साथ आपने भी गलत शॉट खेले। ये तो हमारा शहंशाह वाले लोग हैं, जिसके ऊपर एजेंडा चलाना है उसके ऊपर एजेंडा चलाते हैं। ऐसा ही है, यही है। ठीक है, तो जरूरी है ना, ये हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है ना सर। सर माहौल हमने जब अपने प्लेयर को ही किंग कह दिया है तो फिर माहौल तो शहंशाह वाला ही होगा ना सर। नहीं, ये अब बात तक नहीं है। किसी और के पास है तो क्या कर सकते? ये बात नहीं है। देखिए बात पता क्या है, क्या? मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लोग उसके नाम से हटती है ना लोगों की, किंग, हाँ, वो भाई किंग है किंग है। थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं, जिससे नाराज होते हैं ये कर लेते हैं। नहीं। हाँ, थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं। मेरे ख्याल इससे ज्यादा आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं। हाँ, मतलब मैं आपसे मैं कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा मुनासिब कर रहे हैं, मेरा तो चलता है। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि बुरा जो नाम लगता है, जी, बुरा लगता है। किंग जो लोगों को बुरा लगता है, देखिए किंग पहले भी थे पाकिस्तान टीम के अंदर, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स इतने थे, वो अगर कुछ भी करते थे या नहीं करते थे, वो सबकी अपनी अपनी एक परफॉर्मेंस होती थी। किंग तो सारे थे, परफॉर्मर तो बहुत बड़े बड़े थे। यहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि किंग एक ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो वो तो फिर लोग बोलेंगे ना यार यही किंग है। आज मैं बता रहा हूं कि बाबर आजम जैसे 2-4 प्लेयर और पाकिस्तान टीम में आ जाए तो बाबर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा। सही बात, क्योंकि बाबर और रिजवान कैलिबर के उस लेवल के प्लेयर्स ही नहीं। देखिए रिजवान भी बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी हो गई हैं कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लोग उसको मैच करते हैं, ओवर शैडो कर देते हैं टीम के बाकी प्लेयर्स। ठीक है, ऐसी बात है, वो बाकी कुछ है ही नहीं ना, ये वजह है। तो इसमें किसका कसूर है? इसमें बाबर का कसूर है। वो तो एक नेचुरल टैलेंटेड था, डोमेस्टिक से आया, प्रॉपर डोमेस्टिक खेल के आया, परफॉर्म अच्छा किया। मैंने भी उसके साथ कुछ एंड के, हमारी जब क्रिकेट खत्म हो रही थी, हमने भी एंड के कुछ मैचेस उसके साथ खेले। जब मैं भी खेला डोमेस्टिक तो मैं भी समझता था यार ये लड़के में टैलेंट बहुत अच्छा है, तो वो खेलते खेलते आ गया ऊपर। ठीक है, तो हमारा कसूर है ना, हम डोमेस्टिक से प्लेयर सिस्टम लाते हैं ना, प्लेयर लेके आते हैं पीएसएल से लाते हैं। अभी देखे जितने भी लोग टीवी पे बैठे ना, वो क्या बातें कर रहे हैं पता है? डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं लाते। हाँ जी, हमारे पास प्लेयर नहीं है, हम पीएसएल से उठा के ले आते हैं। तो आप क्यों नहीं लाते? मतलब जो बातें कर रहे हैं, उन्हें ओहदे मिलते हैं तो क्यों नहीं लाते? यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, जब ओहदे देखो होता क्या, जब ओहदे मिलते हैं ना, जब ओहदे मिलते हैं, ओहदे पे बैठते हैं, अपनी मर्जी के दोस्तों के फोन आ जाएंगे, आपके क्रिकेटर्स, अपनी मर्जी के क्रिकेटर्स आपको फोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, यार अन्नू देख लें, अन्नू ये कर लें, वो कर लें। जब ये चीजें होती हैं ना, तो फिर आपका मसला होता है खराब, आप खुद कुछ कर नहीं सकते। अच्छा होता क्या उसमें, अब मेरे जैसा तो कोई दबंग आदमी है नहीं जिसको दोस्ती यारी चाहिए ही नहीं है। नहीं चाहिए भाई दोस्ती यारी, आपसे किसी से नहीं चाहिए, ब्लॉक कर देना, बोलूंगा सीधा, नहीं चाहिए दोस्ती। ऐसा बंदा कोई है नहीं। वो तो बोलते, मुझे सारे कहते हैं यार तू दरवाजे क्यों बंद कर देता है, सबके साथ तू दरवाजे बंद करता है। मैंने बोला भाई ना मुझे दोस्ती यारी चाहिए, ना मैं बड़ा शौकीन हूँ कोई टेस्ट क्रिकेटर मेरे से दोस्ती करे, मैं उसके साथ उठूँ बैठूँ, ना मुझे शौक है, ना मैंने क्रिकेट बोर्ड में जाना है, ना मैंने कहीं जाना है। वो मेरी तरफ से ब्लॉक हो ना, मैं अपनी जिंदगी अकेले से बड़ी खुशी से गुजार रहा हूं। आप दरवाजे बंद कर देते हैं, ये कहते हैं कुंडी ना खड़का सोने, सीधा ही अंदर आ। भाई बात सीधी ये है ना, देखिए ये काम आप करेंगे ना, ये काम आप करेंगे तब आप चीजें ठीक कर सकते हैं। आपको याद है, आपको एक चीज पता है कि बाहर के जो लोग हैं वो जब खाना साथ खाते हैं, 5 बंदे अगर साथ खाना खाते हैं,
पैसा एक नहीं देता। जी जी, वो अमेरिकन सिस्टम जैसे यहाँ कहते हैं, जिसको हम अमेरिकन सिस्टम कहते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, सब डिवाइड करते हैं, वो तरीकेकार सही है। सही। वरना पता क्या होगा, क्या होगा, बारी बारी सबकी बारी आएगी ना, आज तेरी बारी है, आज उसकी बारी है, जिससे कट लेना, जिससे नहीं जिससे ज्यादा निकलवाने हैं ना, उस दिन वो जानबूझ के गलत ऑर्डर, ज्यादा ऑर्डर दे देंगे। ठीक है यार, इसके तो पैसे निकलवाओ, उसमें हो जाएगी लड़ाई। ऐसा ही है, उसमें हो जाएगी लड़ाई। इसीलिए वो ये बांटते हैं, वो आगे मामला जाने ही नहीं देते, वो कहते आगे हैं इधर ही मामला मुका जाने दो। जब एक दफा हो गया ना, अब उनको पता है यार पांचों फिर दोबारा बैठेंगे, सबने अपने अपने देने। इसमें क्या होता है, ना आपकी लड़ाई होती है, ना कोई मसले मसाइल होते हैं, ना कुछ होते हैं। सिस्टम, इसको कहते हैं एक सिस्टम चल जाता है। अच्छा, ये अभी आपने ओहदों की बात की तो मुझे जमना ने एक किस्सा याद आया, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। है ये ओहदे का जो सिस्टम शुरू हुआ है ना, ये मैं आपको बताऊं, मैं लेकिन अब मुझे जमनन याद आया तो मैंने कहा सुना दूं। ये एक नाज़रीन कुम्हार की कहानी है, जिसमें कुम्हार आपको पता है ना मिट्टी बनाने के बर्तन। अच्छा सॉरी, अब बात आपकी काट रहा हूँ यार। मतलब आपको जो कहानियां याद होगी वो मुझे थोड़ी होगी। नहीं मैं सुना रहा हूँ ना, आप तो वैसे भी कॉमेडी वगैरह करने में आप बड़े मशहूर, आप तो निकाला करे यार ये चीजें। ओहदे से आप मेरी ये कहानी तो सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ओहदे की बात ये है कि नाजरीन काफी अरसे पुरानी बात है, एक बादशाह हुआ करता था एक रियासत का। उस बादशाह का एक बीवी का रिश्तेदार था, रानी साहिबा का। उन्होंने कहा जी इसको कोई ओहदा दे दें। तो वो कहता है जी अब मेरे पास तो कोई ओहदा है नहीं, एक काम करो, मैं जब शिकार पे जाता हूँ ना तो तुम मुझे मौसम का हाल बता दिया करो। कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगा। अब बादशाह सलामत को 2-3 महीने बाद शिकार के लिए निकले तो उन्होंने पूछा जी, जिसे ओहदा दिया था, हाँ भाई बताओ भाई क्या मौसम है। कहते हैं जी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, धूप शूप निकली हुई है, आप जाएं शिकार के ऊपर। वो जाता है जी, रास्ते के अंदर उसे मिलता है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो अपने गधे के ऊपर मिट्टी के बर्तन लादे जा रहा होता है। वो देखता है बादशाह सलामत पूरे ताम झाम के साथ शिकार के लिए रवाना है। तो जब वो निकलते हैं तो फिर वो कुम्हार उनसे कहता है बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं। कहते पूछो। कहते कहाँ जा रहे हैं। कहते शिकार के लिए। कहते सर आगे तूफानी बारिश होने वाली है, आप शिकार के लिए जा रहे हैं। कहता ओ नहीं, तू जाहिल कुमार, तुझे क्या पता, मैंने जिसे ओहदा दिया है उसने कहा है आज मौसम अच्छा रहेगा। वो कहते हैं 2 कोड़े लगाओ कुमार को, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, आगे पहुंचते हैं। जब शिकार पे तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, खैमे उड़ जाते हैं जी, बिजली कड़कने लगती है और सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। बादशाह सलामत कीचड़ में लथपथ वापस आते हैं महल में आते हैं जी। बेगम साहिबा से कहते हैं जी बुलाओ अपने रिश्तेदार को जिसे ओहदा दिया था। उसको लगाते हैं 10 कोड़े और उसे खड़ा कर देते हैं। कहते हैं अपने मुलाजिम को जाओ जाके कुमार को लेकर आओ। कुमार आता है, कुमार को कहते हैं अब से ये ओहदा तेरे पास। ठीक है जी। कुमार कहता है जी मैं खादिम मजलूम आदमी, मुझे आप ये ओहदा ना दें, मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से बता सकता हूँ। मैंने एक अंदाजा लगाया था। कहते कैसे इतना एग्जैक्ट अंदाजा लगाया। कहते हैं जी अंदाजा मैंने ऐसे लगाया है कि जब मौसम साफ होता है, खुश्क होता है, धूप निकली होती है तो मेरे गधे के कान जो है वो नीचे गिर जाते हैं। जब बारिश होने वाली होती है तो मेरे गधे के कान उड़ जाते हैं। तो बादशाह सलामत अपनी बीवी के रिश्तेदार को भी ओहदे से फारिग करते हैं, कुमार को भी ओहदे से फारिग करते हैं, गधे को वो ओहदा दे देते हैं कि तू बताएगा जी अब कब होने वाली है बारिश और मैं कब शिकार पे जाऊं। तो ओहदों का सिलसिला यहां से शुरू हुआ था जी। तो फिर हमें भी ओहदा ऐसे लोगों को दिया जाता है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूं ओहदों की मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों, आज सच के मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं सिर्फ बता रहा हूं शुरुआत कहां से हुई थी ओहदे देने की गधों को जी। तो अब मेरे ख्याल में कल के मैच पे आते हैं सर। जो मैच होने जा रहे हैं उनकी तरफ ओहदे जो है वो दे दिए जा चुके हैं। आज का मैच बड़ा अच्छा रहा। तो भाई ये मसला है जी, ये मसला आ चुका है, इस मसले को हम आगे बढ़ाएंगे। मसला ये है कि आपको कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा ना, अगर आप किसी और की सुनेंगे, आप जो सोच के आए हैं आप वो फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं ना, देखिए मैं फिर एक बात बोलूंगा कि एक बंदे की बात मुझे बड़ी जबरदस्त याद है। उन्होंने बोला था कि अगर आपने कुछ बनना है या कुछ हासिल करना है, उसके जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूं जी, उसके लिए आपको बहुत से दोस्तों यारों को छोड़ना पड़ता है। 100% सही बात है। दोस्ती यारियां खत्म करनी पड़ेगी। दोस्ती यारियां आपको खत्म करनी पड़ती है अगर आपने कुछ बनना है। इसीलिए तो कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए कहते हैं सच कड़वा होता है। जो सच्चा आदमी होता है ना, उसके पीछे सारे भागते हैं कि अन्नू रोक बस अन्नू फड़ लो चले। एक कुछ ना बोले। हाँ सर, ब्रेक पे जाने की मुझे कहा जा रहा करने दे। है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद मैं आपसे ये सवाल भी पूछ लूं कि सर ये जो सीनियर मैनेजर का ओहदा था ये कब आया। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। खेल का जुनून जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है और अब बात होगी सिर्फ सुपर 8 की, जहां हमारी टीम नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो टीम्स पहुंची हैं वो यकीनी तौर पर वेल डिज़र्व्ड हैं और वो वहां पहुंचना उनका हक था। अच्छा खेल के पहुंचे हैं। कल के मैचेस के ऊपर बात करते हैं तनवीर भाई। कल बड़े ज़बरदस्त मैचेस होने जा रहे हैं। दोनों ग्रुप से एक एक मैच है। ग्रुप 1 से इंडिया और अफगानिस्तान, ग्रुप 2 से जो है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड खेलने के लिए जा रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान वैसे तो अभी तक अगर हम इनका हेड टू हेड देखें, ज़रा स्क्रीन पर भी दिखाइएगा प्लीज़ इनका हेड टू हेड। अफगानिस्तान अभी तक जो है वो कोई भी मैच नहीं जीता इंडिया के मुकाबले में। मैक्सिमम स्कोर्स दोनों के 212 जो हैं वो रह चुके हैं और मिनिमम स्कोर 116 111 यानी 111 तक बना चुके हैं ये लोग। बैटिंग जो है वो पहले करते हुए भी इंडिया जीता है, दूसरे करते हुए भी इंडिया जीता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टॉस करके भी इंडिया अफगानिस्तान को हरा सकता है इस पोजीशन में। उसकी क्या या वजह? ज़रा मजाक कह रहा हूँ सर। उसकी क्या वजह है? वो ऐसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है ना यार, अफगानिस्तान तो इंडिया के सामने हार जाता है। देखिए, अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा नीचे आया होगा। अच्छा, क्योंकि अभी जो वेस्ट इंडीज से मैच आ रहे हैं ना 218 खाने के बाद वो आया होगा ज़रूर। और ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक्स भी थी। राशिद की खुद भी ओवर करने आ गए, 24 रन निकलस पूरन ने उनको कर दिए, लेकिन खैर ये अब क्रिकेट का हिस्सा। बात अब ये है कि अब अफगानिस्तान के सामने एक डिफरेंट टीम है, वो है इंडिया। और आईपीएल भी बहुत खेलते हैं, प्लेयर सब साथ खेलते हैं, सबको बड़ी समझ है कौन कैसे करता है, गेम प्लान का भी आइडिया। लेकिन ये इंटरनेशनल मैचेस हैं। अब देखना ये है कि जो विराट कोहली यूएसए में रन्स नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 100% नहीं 90-80% तो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, अगर इन्हीं से ही ओपन करवाई जाती है, अगर इनसे ओपन करवाया तो ये परफॉर्म करेंगे ये आप। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इनको जायसवाल को लाना चाहिए ओपनिंग पे इस कंडीशन में। जायसवाल को लाना चाहिए क्योंकि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बहुत तगड़े खेलते हैं और ये पिचेस ऐसी है कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा आपको फ़ायदा देता है। क्योंकि अगर आप अटैकिंग क्रिकेट अटैक करने लग जाएं तो बॉलर के लिए ऐसी पिचेस जो बहुत ज़्यादा फ्लैट होती हैं उस पर कंट्रोल करना एक लाइन से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो ये सोचेगा एक राइट हैंड से अगर रोहित शर्मा को रोकना इन पिचेस पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, आप उसको विकेटों के बीच में करोगे, विर्थ नहीं दोगे तो बचत आपकी, वरना इधर उधर दोगे वो तो खुली शुरू के 6 ओवर अगर टिक गया, अगर उसने अटैक अच्छा किया, फिर उसके बाद जायसवाल अगर सामने है वो भी खुली क्रिकेट खेलता है, उसने भी अटैक किया तो फिर अफगानिस्तान के लिए इतना आसानी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और विराट कोहली जो है इस कंडीशन में वेस्ट इंडीज में विराट कोहली के जैसा प्लेयर उसको बहुत ज़रूरी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बॉल कहीं ना कहीं हमें आज के मैच में भी नजर आया, बॉल इन कंडीशंस में, वेस्ट इंडीज की कंडीशन में बॉल ब्रेक भी होता है। तो जब ब्रेक होगा तो विराट जैसा प्लेयर वो टैकल कर सकता है स्पिनर्स को, वो बड़ा अच्छा फीट यूज करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कवर सीधे मिड विकेट में बड़ा अच्छा खेलता है, तो उसको मैं समझता हूं कि नीचे आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप क्लियर कीजिएगा ज़रा मेरे लिए, जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपने बताया था कि देखिए विराट को आप ओपनिंग पे ले आए, यूएसए की कंडीशन में वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है एज एन ओपनर, लेकिन अब जब वेस्ट इंडीज़ के ऊपर आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जायसवाल को ऊपर ले आना चाहिए, विराट को वापस उसी पोजीशन पे ले आए। जायसवाल अभी तक खेला नहीं, शायद खेला नहीं है, बिल्कुल नहीं खेला है अभी तक, वहाँ भी नहीं खेला है, यहाँ पे भी नहीं खेला है। तो अब आपके ख्याल में विराट को ओपन नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता करना चाहिए। अच्छा, अभी भी आप यही समझते हैं कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए, वन डाउन नहीं आना चाहिए? विराट को तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए क्योंकि इन कंडीशंस में विराट जैसे प्लेयर को बहुत ज़रूरत है नीचे। मैच संभालना होता है, मैच भी संभालना है। देखिए उसके पास जो रिकॉर्ड्स हैं मैच जितवाने के, वो क्या एज अ ओपनर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चौथे तो नंबर के, तीसरे नंबर पे आके उसने मैचेस वो चेज किए हैं, रन्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद उस कंडीशन में, मुश्किल कंडीशन में स्पिनर्स को भी उसने खेला, फास्ट बॉलर्स को भी खेला, स्टे करता है, जो तेज खेलने वाला उसको ज्यादा खिलाता है। इसके देखिए ऐसे प्लेयर जब विकेट पे स्टे कर रहा होता है ना, तो ऐसे प्लेयर्स के साथ जो दूसरा भी सीख रहा होता है वो दूसरे को भी बता रहा होता है कि भाई तुमने अगर 7 या 8-10 रन की एवरेज है तो तुमने ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर 2-4-5 रन लेता हूँ उसके बाद तुम एक आध ट्राई करना, नहीं होती तो ज़रा सेंसिबल हो जाओ, अगले ओवर में हम ट्राई करेंगे। मतलब वो बड़ा कैलकुलेट होके खेलता है, उसके हिसाब से सामने वाले को भी जो है वो खिलाता है। तो ऐसा प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाए सर्किल में, देखे जो भी है, विराट कोहली ने अभी आईपीएल में बेंगलोर से खेलते हुए उसने ओपन किए और उसने ठीक ठाक रन्स किए। ठीक है सर, सबसे ज्यादा रन्स किए। ठीक है, ठीक ठाक उसने रन्स किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर विराट जैसा प्लेयर सर्किल में आउट हो जाए ना, तो आधी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि ये क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखें इनके पास भी प्रॉब्लम है अभी।
एक पहाड़ गिर जाता है। अगर रोहित शर्मा ऊपर से आउट हो गए, क्योंकि दो मेन प्लेयर हैं, दोनों अब ओपन कर रहे हैं, अगर रोहित शर्मा आउट होता है फिर विराट भी आउट हो जाता है, तो बाद के जो प्लेयर्स हैं वो आप उन पे वो नहीं कर सकते कि ये एक लंबा स्कोर अगर चेस करने के लिए आपके पास हो तो वो एक सेटल्ड बैटिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए सूर्या कुमार यादव भी 360 कभी उधर जाके खेलता है, कभी उधर जाके, कभी यूं मारता है, कभी क्या करता है। अक्षर पटेल का तेज खेलता है, अक्सर ऋषभ पंत का भी यही है, पंत का भी यही है, पंत भी ऐसी ही शॉट्स खेलता है। पांड्या जो है वो भी तकरीबन ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये जो है कोहली को नीचे आना बहुत जरूरी है, इन पे भी प्रेशर आएगा किसी मैच में, देख लेना आप। देखते हैं कि हो सकता है वेस्ट इंडीज में आके ये अपना प्लान चेंज करें और ऐसा ही करें जैसा कि और आप कह रहे हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं, उनकी भी बैटिंग इसी किस्म की है, गुरबाज है और इब्राहिम ज़ादरान है। उसके बाद मुझे कोई नहीं लगता कोई ऐसे प्लेयर हैं कि जो उसके बाद कोई बड़े रन्स जो है हड़ाउड़ी वाले हैं, हाँ वो उस किस्म के आते हैं और वो छा जाते हैं, कोई कभी कहीं निकल जाए, कोई कहीं निकल जाए। बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है अफगानिस्तान का, बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। फजल फारूकी हैं, उसके बाद राशिद खुद हैं, फिर नबी भी जो है वो अच्छी बॉल करा रहे हैं, तो बॉलिंग लाइनअप उनका अच्छा है। हो सकता है कि बॉलिंग की साइड पे जो है वो उन्हें टफ टाइम दें। देखिए इन जगहों पे तो मुझे ऐसा लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने की कोशिश करेगी, वो कोशिश करेगी कि हम पहले बॉलिंग करें, ठीक, क्योंकि यहाँ चेज हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यूएसए में प्रॉब्लम हो रही थी चेस करने में भी, एक तो पहली बार रन ही नहीं हो रहे थे, अगर चेस भी करने जा रहे थे ये पहले बैटिंग भी कर रहे थे, ग्राउंड आपने देखा कि सर्किल से बाहर बॉल जाती थी, इधर उधर बॉल स्लो हो गई, बाउंड्री पे बड़ा मुश्किल से पहुंच ही नहीं पा रही, हाँ हिट भी नहीं लग रही थी। इसमें वेट फील्ड इसकी वजह क्या है? नहीं ये जो ड्रॉप इन पिचेस इन्होंने बना दी थी अजीब किस्म की, उसकी वजह से ना बल्ले पे बॉल आ रहा है, इतनी मुश्किल हो रही है खेलते हुए। तो इस ग्राउंड में शॉट्स भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे, गेंद ग्राउंड तेज भी है, सब कुछ होगा, तो उसमें फिर चेस करने में आसानी हुई थी। अगर चेस कर रहे हैं 180-90 रन, सर्किल अगर 6 ओवर में कोई 60-65-70 का चला गया तो वो फिर आपके रन चेज हो सकते हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि इसमें जो भी टॉस जीते उसे पहले बॉलिंग करनी और फिर चेस पे जाना चाहिए। चेस पे ठीक है जी। साउथ अफ्रीका के लिए तो ये फार्मूला कभी भी जो है वो सुपर 8 में आने के बाद कामयाबी नहीं रहा, क्योंकि वो तो चौक हो जाते हैं बेचारे, लेकिन शायद यही वजह थी कि आज भी। लेकिन ये सुपर 8 जो है ना ये अच्छा है आपको, मतलब यानी सेमीफाइनल में अगर कोई भी टीम पहुंचती है उसके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप टॉस जीतते हैं, अगर आप समझते हैं बैटिंग तो आप बैटिंग करें, अगर हारते हैं तो बॉलिंग आ जाएगी, दोनों चीज़ों को आपको आइडिया हो जाएगा यूटिलाइज कर, क्या हम चेस भी कर सकते हैं या हम डिफेंड कर सकते हैं। तो सेमीफाइनल से पहले आपको ये चीज़ों की मौके बहुत हैं आपके पास, क्योंकि 3-3 मैचेस आपने खेलने हैं, तो इजीली जो है ये आप कर सकते हैं। आप पहले 2 मैच जीते, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हमने 2 में पहले बैटिंग की थी, अब फील्डिंग, तो आप जाएं फील्डिंग पे करें। हाँ, ये आप अपनी टीम प्लान को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने उन खिलाड़ियों को भी खिला सकते हैं जो कि अभी बेंच पे हैं, उन्हें भी यूज कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा चेंजिंग्स होंगी, क्योंकि सुपर 8 का मतलब यही है कि आप मेन राउंड में आ गए हैं, अब यहीं से आप वही प्लेयर लेके चले जो आप सेमीफाइनल में खेलते हैं अगर जाते हैं, या आपकी टीम फाइनल में खेलती है। आप एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, वो अलग चीज़ों को अनफिट हो गया, एक आध चेंज करना हो, एक आध चेंज की सूरत में कि आपको पता कि मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया हूँ, ये एक आध चेंज करके एक उसको। बीसीसीआई ने शुभमन गिल को तो घर भेज दिया, वो जो टूर पे लेके गए हुए थे, उन्हें कोई पर्सनल बिजनेस उन्होंने कोई इशू हुआ है, शायद कोई पर्सनल बिजनेस डील उन्होंने कर दी थी, कुछ ऐसा हुआ है कि जी वो कुछ अपना प्राइवेट काम करने। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ना ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है उनकी, वो कहते हैं उनके प्लेयर तो बाहर जाते ही नहीं क्योंकि इजाज़त नहीं है, वो पैसा बहुत देते हैं, वो कहते हैं भाई अगर घर पे हैं तो फालतू नहीं बैठेंगे, आप अपना डोमेस्टिक के भी मैचेस खेलेंगे। कुछ प्लेयर्स ने आई थिंक शहरियाज अय्यर हो गया, ईशान किशन हो गया और चाहल हो गया, इनके भी आई थिंक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेले, घर पे थे, इंडिया में थे, डोमेस्टिक नहीं खेले। अच्छा। उसकी वजह से शायद इनको सख्ती बरती है, उनको कुछ प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं शुभमन गिल की बात है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सर। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बिल्कुल एक प्रॉपर, मैं हूं ना तो मैं बिल्कुल यही सब कुछ करूंगा। जो प्लेयर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उसको मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप बाहर जाके कहीं कॉन्ट्रैक्ट करें, बिजनेस संभालें, ये करें, वो करें, फलाना करें, ये बिल्कुल मैं इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आता है वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है जी, ये भी एक अच्छी बात है, बीसीसीआई का एक अच्छा सिवाय किन चीजों के जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ये वो उस हद तक आप रहे, उससे हटके नहीं। हाँ, मतलब पहले से अगर आपने कोई घर लेके रेंट पे दिया हुआ है तो उसका किराया वसूल करने जा सकते हो, आप कारोबार ना करो। अच्छा, इसकी वजह मैं बताता हूँ, वक्फे से आगे बता दें क्योंकि ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, एक वक्फा शामिल करते हैं क्योंकि वक्फा जरूरी है। मुलाकात आपसे होगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। खेल का जुनून जारी रहेगा।
तस्वीर कहते हैं खेल का जारी हो सारी। और कल होने वाले मैचेस में अभी इंडिया और अफगानिस्तान की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की। सर, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड, ये दोनों टीमें आ गई हैं आपकी फेवरेट, क्योंकि इंग्लैंड आपकी फेवरेट टीम है और वेस्ट इंडीज आपको लग रहा है कि शायद ट्रॉफी उठा लेगी। ये मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की है और जो अपनी कंडीशंस का वो फायदा उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं टफ टाइम देगी और सेमीफाइनल तक तो जाएगी ये टीम। सेमीफाइनल तक जाएगी और सेमीफाइनल में चली गई, फाइनल भी जाएगी ये। अच्छा, नॉकआउट से आपको इतनी उम्मीदें हैं कि ये सेमीफाइनल से नॉकआउट होने के चांसेस के कम है? मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब सामने टीम आएगी तो फिर हम एग्जैक्टली बता सकेंगे कि इसके सामने कौन है। क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है? क्या? क्योंकि वेस्ट इंडीज की वाहिद टीम है जिसके बाद 2 खब्बे हैं बैटिंग में। अच्छा। निकलस पूरन और रदरफर्ड, शेफन रदरफर्ड। ओहो, ये दोनों बहुत तगड़े हैं। और पोरन की तो फॉर्म अभी अफगानिस्तान से ऐसी निकली है अब कि जिस टीम के पास 2 खब्बे हों तगड़े और शेफन रदरफर्ड भी कुछ 6-7वें पे आ रहा है नीचे, तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि स्पिनर क्या करेगा। अगर किसी के पास लेग स्पिनर है, किसी के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो ये खड़े हो गए तो ये तो इनको प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई हुई है, ये क्रॉस भी बहुत कम जाते हैं, ये सीधे मारते हैं। कैरेबियन लीग की वजह से इनका हाथ साफ है। कैरेबियन लीग की वजह से अपनी कंडीशंस का बहुत आइडिया है। देखिए, ऐसी पिचेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंसी पिचेस नहीं होती ना, वहाँ पे थोड़ा लो रहता है, वहाँ पे आप हमेशा सीधा खेलते हैं। क्रॉस में आप बहुत कम जाते हैं कि आपके बल्ले पे बॉल नहीं आती। हाँ, वो फ्लूक भी नहीं होता। जब आप सीधा शॉट खेलेंगे ना तो बॉल ऊपर भी आएगी, मिडल होगी, थोड़ी नीचे भी होगी, मिडल ही हो जाएगी। वरना यूं क्रॉस मारेंगे तो अगर बाउंस करेगी तो टॉप एज लगेगा, अगर नीचे रहेगी तो नीचे से निकल जाएगी बॉल। तो इस वजह से वो जो सीधा खेलता, आप जितने भी वेस्ट इंडीजन प्लेयर देख लें, सब सीधे मारते हैं ज्यादा। तो इनका ये जो लेफ्ट हैंडेड जो प्लेयर है ना, इनके पास 2, ये बहुत फर्क डाल सकते हैं। ये बहुत फर्क डाल सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये बहुत अच्छा वो चार्ल्स जो उनको ओपनर है राइट हैंडेड, वो बहुत अच्छा इनको स्टार्ट देता है। वो हमेशा बहुत अच्छा स्टार्ट देता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनके हेड टू हेड भी हैं वेस्ट इंडीज के। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर भी दिखाए जाएं। ये 29 मरतबा आमने सामने आए हैं 29 मैचेस में, जिसमें से इंग्लैंड 12 जीता है और वेस्ट इंडीज़ ने 17 मैचेस जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है इनके मुकाबले में 224 का, जबकि इंग्लैंड ने बनाया है 267 का। 267 इंग्लैंड की टीम जो है वो बना चुकी है। कौन से ईयर में, ये मेरे पास अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंग्लैंड की इंग्लैंड की जो अभी बैटिंग है ना, हाँ जी, वो मुझे वेस्ट इंडीज के सामने वीक लग रही है। ये पावर हिटर्स की वजह से, रन्स T20 के हिसाब से पावर हिटर्स की वजह से। हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है कि उसकी जॉनी बेस्टो की इतनी अच्छी फॉर्म है नहीं, लिविंगस्टन भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म है नहीं उसकी। फिर उसके बाद मोइन अली को भी देख लें, वो भी कभी रन्स करते हैं, कभी रन्स नहीं करते। खाते में आए ये तो। हैरी ब्रुक भी उस फॉर्म में नहीं है। जॉस बटलर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वो कुछ बेटर नजर आते हैं। तो इनके पास कोई ऐसे खास प्लेयर मुझे नजर नहीं आते। हाँ, एक प्लेयर है फिलिप सॉल्ट जो है, जो इनका ओपनर है, वो हो सकता है कहीं सर्किल में बहुत तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेले, क्योंकि वो रन्स कर रहा है, कहीं ना कहीं रन्स कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बिल्कुल वीक है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज की प्लेयर मुकाबले में कमजोर फॉर्म में है ना, जो रन्स कर रहे हैं, उसके मुकाबले में नहीं। इनकी इंग्लैंड के बॉलर्स करने देंगे? करने दे सकते, क्यों नहीं करने दे सकते? क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है ना, अगर उन पिचेस के ऊपर आप 145, 90 प्लस या 150 पे भी अगर जाते हैं, तो वो बल्ले पे बॉल इतना अच्छा आता है, तो उस पे जितना अच्छा बैट्समैन होगा उसके लिए वो बहुत अच्छा है, वो एडवांटेज है, क्योंकि वो टाइम करेगा गेंद। वेस्ट इंडीज देख ले, सारे तगड़े बाजू वगैरह, शोल्डर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग है उनके, वो पेस यूज करते हैं। और पावर हिटर्स तो वेस्ट इंडीज में शुरू से रहे, काली आंधी के जमाने से रहे। जब हम कहते और हैं काली आंधी आ गई, शुरू से रहे। उसके बाद आप ये देखें कि बैट्स का बहुत फर्क आ गया है। बिल्कुल, अब तो बैट्स इतने आला है, आप सिर्फ टाइम करते हैं, गेंद टॉप एज भी लगता है, गेंद ग्राउंड से बाहर जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल वेस्ट इंडीज को डाल सकते हैं, आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, लेकिन इन पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को भी मुश्किल होगी। जब तक वेरिएशन नहीं होगी, मतलब बचा नहीं सकते। तो कल के लिए फिर कौन सी टीम आपकी फेवरेट होगी? वेस्ट इंडीज है। आपकी वेस्ट इंडीज है। मैं इंग्लैंड की तरफ जाता हूं जी, वीजा लगवाते हैं यूके का। अफगानिस्तान जो टीम टॉस जीतेगी उसको बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं। चलिए, ये तो कल हमें पता चल जाएगा मैच से शो से पहले। इंडिया अफगानिस्तान में आपकी फेवरेट टीम? इंडिया, जाहिर सी बात। इंडिया। चलिए, मैं अफगानिस्तान भी करीब करीब रहता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। ड्राई फ्रूट्स मुझे यहाँ से चाहिए, मैं यहीं पर रहूँगा।
अच्छा, हाँ मैच वैच गया भैया। सिर्फ ड्राई फ्रूट चाहिए ड्राई फ्रूट सर, और क्या मतलब और भी चीज़ें आ रही हैं हमारे और भी साथ। काफ़ी कुछ हाँ, मेरे ख्याल में विनर अनाउंस कर काफ़ी देते कुछ हैं। है। काफ़ी कुछ है, वो डिटेल में लेता हूँ जी। चमन बॉर्डर का जरा हम टूर लगा कर आते हैं अभी। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? सवाल था ये, जिसका सही जवाब है सी, विराट कोहली, और नंबर है इनके 15 बार ये मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। और इसका सही जवाब दिया है नबी आसिफ ने। इनका ताल्लुक है जी कराची से, कराची से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत जल्द एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। नाजरीन, अभी जो है वक्त आज का तमाम हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। खेल का जुनून जारी रहेगा जब तक वर्ल्ड कप है। मुझे और तनवीर भाई को दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टेक केयर सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।